गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पिछली क्लास में भाग नंबर 12 को स्टार्ट कर दिए थे, जिसको आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और भाग 13 जो छोटा सा भाग है उसको भी आज हम समाप्त कर देंगे। तो भाग और 12 और 13 पूरी तरीके से आज कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 292 देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 292 में बताया गया है कि केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है, जो कि कहां से दिया जाएगा, तो भारत के संचित निधि से वापस उसे लौटाया जाता है। जो कि अगर मान लीजिए कोई सरकार अगर बदलती है तो भी से उसे संचित निधि से ही दिया जाता है। सरकार बदलने पर उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। यह है आर्टिकल नंबर 292। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 293 यह है राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है, लेकिन उसे केंद्र से अनुमति लेना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कोई स्टेट अगर वो विदेशी ऋण ले लेता है बिना अनुमति के केंद्र सरकार से, तो क्या होगा, केंद्र सरकार में जब बजट पास किया जाता है तो वहां पर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है वहां पर काट लिया जाएगा जो विदेशी ऋण लिया जाता है। क्योंकि जो राज्य विदेशी ऋण लेगा उसको चुकाएगा कौन? अगर नहीं चुकाता है राज्य सरकार तो उसको केंद्र चुकाएगी उसके बदले, और उसको अगर नहीं चुकाएगी तो भारत सरकार वहां पर जो विदेशी ऋण है उसको काट लेगी। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 297। आर्टिकल नंबर 297 कहता है कि भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाले जो मूल्यवान वस्तुएं होंगे, मूल्यवान वस्तुएं मतलब कि जैसे कि सोना, पेट्रोलियम इत्यादि, इस पर किसका अधिकार होगा? तो केंद्र का अधिकार होगा। अगर आपके जमीन से सोना या पेट्रोलियम निकलता है तो उस पर अधिकार होगा केंद्र सरकार का। और मान लीजिए कोई खतरनाक चीज मिल गया, खतरनाक चीज मतलब कि हथियार हो गया, शराब और इत्यादि जो हो गया, विदेशी मुद्रा मिल गया आपके जमीन से, तो वो उस पर व्यक्ति का अधिकार होगा, वो व्यक्ति को दे दिया जाएगा। लेकिन यदि मूल्यवान वस्तुएं होगी तो वो किसकी होगी? तो केंद्र सरकार उसको रखेगी। ऐसा बताया गया आर्टिकल नंबर 297। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि वित्त आयोग और अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 300 का कर, जिसमें है संपत्ति का अधिकार। जो पहले कहां हुआ करता था? तो आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था, जिसको अभी 300 के क में डाल दिया गया है। जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था उसको अभी कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है, उसको 300 के क में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से भाग 13 जो आर्टिकल थे उसको हमने देख लिए, भाग 13। आगे बढ़ते हैं। आगे सॉरी भाग 12। भाग 12 के कितने आर्टिकल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं भाग 13। भाग 13 भी छोटा सा है, तो आइए इसको भी देखते हैं। भारत में व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 301। तो आर्टिकल नंबर 301 में है कि भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जो दिया गया है आर्टिकल नंबर 301 के साथ। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 302। आर्टिकल नंबर 302 में है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रतिबंध लगा सकते हैं किसी भी वाणिज्य पर। यह आर्टिकल नंबर 302। आगे आर्टिकल नंबर 303। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी राज्य संसद
या विधानमंडल पर रोक लगा सकती है कानून बनाने के लिए, प्रतिबंध लगा सकती है। ये अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो भी अगर संसद पर प्रतिबंध लगा सकती है और विधानमंडल पर प्रतिबंध लगा सकती है, कौन? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब कोई कानून एक दूसरे को प्रभावित करता है, मैं तब की बात कर रहा हूं। कौन करती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसको प्रतिबंध कर सकती है? तो संसद पर और विधानमंडल पर कानून बनाने से मना कर सकती है। क्यों? कैसे कानून बनाने के लिए मना करेगी? तो जो कानून एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसे कानून को बनाने पर मना करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक आता आर्टिकल नंबर 303। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं आज का, आर्टिकल नंबर 304। 304 में है कि जो एक स्टेट में है कोई नियम लागू है तो दूसरे स्टेट में भी अवैध माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ से है तो यहां पर तो शराब बंद नहीं है, लेकिन बिहार में शराब बंद है। तो अगर कोई व्यक्ति यहां से बिहार जाएगा तो उसके लिए छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति है उसके लिए भी वही नियम कानून होगा, वहां पर शराब बैन ही माना जाएगा। तो एक आता है आर्टिकल नंबर 304। तो इस प्रकार से भाग नंबर 12 और 13 ये दोनों भाग हमने आज कंप्लीट कर दिए, और इसको आप नोट्स बना लेंगे रो करके। मैं अभी साइड हट जाता हूं। तो आगे हम भाग नंबर 14 देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाग नंबर 14 में। तो भाग नंबर 14 में कहां से कहां आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के 323 तक चर्चा किया गया है। लेकिन क्या इसमें आर्टिकल वाइज हमको याद रखना है? आर्टिकल इसमें के याद नहीं रखने हैं। इसमें से जो आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे उन कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, आर्टिकल वाइज याद नहीं रखना। आइए समझते हैं कि भाग नंबर 14 में क्या दिया गया है। तो इसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा की चर्चा की गई है। तो आइए जानते हैं कि संघ एवं राज्य लोक सेवा क्या होती है। तो पहला नंबर, तो 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत में पहली बार सिविल सेवकों की परीक्षा कब ली गई? तो वो है 1912 में ली गई। और कहां ली गई? तो इलाहाबाद में हुई यूपीएससी सिविल सेवकों की परीक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट कहता है अगर सिविल सेवकों को उसके पद से हटाना है तो इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 317 में की गई है। अगर उन्हें अपने पद से हटाना है सिविल सेवकों को तो उन्हें न्यायालय में कदाचार की मुकदमा चलाना होगा। और उन्हें कौन हटाएंगे? तो उन्हें हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये कहता तीसरा पॉइंट। तो आइए आगे बढ़ते। आगे आर्टिकल नंबर 312, इसमें है अखिल भारतीय सेवा एवं अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो वो है राज्यसभा और संसद को के पास दिया गया है। ये दोनों मिलकर के अखिल भारतीय सेवा का सृजन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या बताएंगे। अखिल भारतीय सेवा जो है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट करते हैं? तो इसकी नियुक्ति करता है केंद्र, सेंट्रल। और वेतन इसको कहां से दिया जाता है? तो केंद्र भारत इसको वेतन देती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन आते हैं? तो ये देखिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा से चुन करके आते हैं, जिसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। और उन्हें वेतन केंद्र सरकार देती है। किनकी बात कर रहा हूं मैं? तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की बात कर रहा हूं। आगे है केंद्रीय सेवा।
केंद्रीय सेवा, जो कि नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र करता है। और इसको वेतन देने का काम कौन करता है? तो केंद्र भारत। एग्जाम्पल में जैसे हो गया रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पीओ हो गया, एसएससी हो गया, ये सभी हमारे केंद्र इनको नियुक्ति करके आते हैं और इनको वेतन भी कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया। आगे देखते हैं, आगे राज्य सेवा। तो राज्य सेवा में नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य करते हैं। और वेतन इनको कहां से कौन देती है? तो राज्य इनको वेतन देती है। अब जैसे कि हो गया पुलिस हो गया, बीएससीसी हो गया, पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस आप एग्जाम जानने होंगे। तो ये कहां से होती है? तो राज्य सेवा होती है। इनको पेमेंट राज्य देती है और नियुक्ति भी इनकी राज्य करती है। तो ये था आर्टिकल नंबर 312। आगे बढ़ते आर्टिकल नंबर 315। तो इसमें क्या चर्चा किया गया? तो इसमें है यूपीएससी तथा स्टेट लेवल में जो एग्जाम होती है पीसीएस, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 315 में। और जानते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल महोदय करते हैं। और इनका कार्यकाल को जानना चाहिए हमको कि इनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्षों तक होता है। कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। मैक्सिमम एज है 65 वर्ष और कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। और इनका मुख्य काम क्या होता है? मैं किन के काम की बात कर रहा हूं? तो यहां पर जो यूपीएससी पीसीएस के जो अध्यक्ष होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका काम क्या होता है? तो उनका मुख्य कार्य होता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजित करना। ये होता है इनका मुख्य काम। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं भाग नंबर 14 में। आगे है आईएएस का नियंत्रण किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा आईएएस का नियंत्रण किया जाता है। आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और दूसरा नंबर पर है आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसका नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आईएएस और आईपीएस जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति समय से ही है। और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज ये 1 जुलाई 1966 ईस्वी से इसे प्रारंभ किया गया है। आईएफएस को इसको बोलते हैं भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और जो भारतीय विदेश सेवा है ये एक केंद्रीय सेवा है। आईएफएस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग कहां होता है इन लोगों का वो जानते हैं। तो आईएएस का ट्रेनिंग कहां होता है? तो आईएएस का ट्रेनिंग जो होता है वो होता है मसूरी में, उत्तराखंड में, जिसका नाम क्या पूरा? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो लवासना कहा जाता है। और दूसरा नंबर में आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ये कहां है इसका सेंटर? तो इसका सेंटर है हैदराबाद में। हैदराबाद में, जिसका नाम क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है। आगे है आईएफएस। तो आईएफएस का ट्रेनिंग कहां पर होता है? तो आईएफएस का ट्रेनिंग जो होता है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। आईएफएस का ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हमने तीनों का ट्रेनिंग जान लिया। अब जानते हैं भाग नंबर 14 का क। इस प्रकार से न्यायाधिकरण है। भाग 14 का क में
न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का चर्चा किया गया है। तो हम जानेंगे ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं। ट्रिब्यूनल, इसमें क्या होता है, विवादों को त्वरित निपटारा के लिए ट्रिब्यूनल का उपयोग किया जाता है, ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है विवादों को त्वरित उपकरण के लिए, त्वरित निपटारा के लिए। जैसे कि इसमें से एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण संबंधी विवाद को सुलझाने का काम करते हैं, एनजीटी। तो इस प्रकार से हमने भाग नंबर 14 तक पूरी तरीके से समझ लिया और चीजों को जान लिया। और उसके आगे है भाग नंबर 15 में इलेक्शन कमीशन, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। भाग नंबर 15 इसमें क्या है, तो निर्वाचन आयोग, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इसको आज हम समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग। तो आइए जानते हैं, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, वो है आर्टिकल नंबर 324। बाकी आपको आर्टिकल याद नहीं रखने हैं, बाकी के आपके कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। बाकी से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां से कहां आर्टिकल तक है, तो 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक चर्चा किया गया है। भाग नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर्टिकल नंबर 324। तो 324 में इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें चुनाव आयोग की चर्चा की गई है, इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। यह एक संवैधानिक पद है। मैं बात कर रहा हूं निर्वाचन आयोग की। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। एक डेट आपको याद रखना है, वो है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। आगे का पॉइंट समझते हैं। आगे है, प्रारंभ में क्या होता था, निर्वाचन आयोग कितनी सदस्य थी, मात्र एक सदस्य थी। लेकिन इसको 61वां संशोधन करके 1989 में फिर से उसे 3 सदस्य बना दिया गया। लेकिन क्या तीनों सदस्यों की शक्तियां अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। तीनों जो सदस्य होंगे वो तीनों सदस्यों की शक्ति बराबर होगी। निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। और इसी संशोधन के द्वारा, 61वां संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु पहले कितना हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी, जो कि अब 18 वर्ष की गई है। तो किसके द्वारा, तो इसी संशोधन के द्वारा, 61वां संशोधन 1989 के द्वारा उसको किया गया। आइए आगे का कंसेप्ट देखते हैं। आगे निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का काम प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त के तौर पे सुकुमार सेन जी को नियुक्त किया गया था। नाम आपको याद रखना, सुकुमार सेन। और भारत में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वह है सुशील चंद्रा जी है। नाम याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या निर्वाचन आयुक्त का शपथ ग्रहण होता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी निर्वाचन आयुक्त का अभी तक शपथ नहीं हुआ है। निर्वाचन आयुक्त का शपथ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल कितने होता है, तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और मैक्सिमम आयु कितनी है, कितने वर्षों तक वो कार्यरत रह सकते हैं, तो वो है 62 वर्षों तक मैक्सिमम आयु होती है।
मैं बात कर रहा हूं किसकी? निर्वाचन आयुक्त की। आगे देखते हैं, आगे है त्याग पत्र। जो निर्वाचन आयुक्त है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। और यदि निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है उसके पद से तो क्या प्रधानमंत्री हटा देंगे या राष्ट्रपति हटा देंगे? उसके लिए ऐसा नहीं है। अगर निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अभी तक तो नहीं हटाया गया किसी को महाभियोग ला करके। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट समझते हैं। तो आगे है निर्वाचन आयोग जो है वो किसका चीज का निर्वाचन करता है? क्या निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का निर्वाचन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। इनकी नियुक्ति होती है। तो यहां पर सवाल बनता है कि यदि पीएम सीएम की नियुक्ति होती है तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन किसका करते हैं? तो निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति का, निर्वाचन करते हैं उपराष्ट्रपति का, निर्वाचन करते हैं लोकसभा का, निर्वाचन करते हैं राज्यसभा का, निर्वाचन करते हैं विधान परिषद का। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं करते। ये थे भारत नंबर 15 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। भाग नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है दूसरे की तुलना में। जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो निर्वाचन आयोग क्या करती है? समय समय पर मतदाता सूची, वोटर कार्ड बनाती रहती है। कौन? तो निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का दूसरा काम क्या होता है? ये आचार संहिता को लागू करने का काम करती है। आचार संहिता से संबंधित नियम कानून बनाती है। आचार संहिता का काम होता है चुनाव से संबंधित नियम कानून को बनाना। ये था आचार संहिता। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि चुनाव जब समाप्त होता है चुनाव जब समाप्त होने के 48 घंटा पहले, अर्थात कि 2 दिन पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे निर्वाचन का नियंत्रण। तो एक एक करके इसका पॉइंट समझेंगे कि निर्वाचन का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला पॉइंट है इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। जिला में निर्वाचन का सबसे ज्यादा दायित्व किसको है? तो डीएम को दिया जाता है। और डीएम क्या करता है? एक जिला है उसको क्या करता है? 4 या 5 खंडों में बांट देता है और प्रत्येक खंड में एक आरओ मतलब हो गया रिटर्निंग ऑफिसर को उसको जिम्मेदारी दे देता है। तो आइए जानते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। दूसरा पॉइंट देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर है। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो किसके अधीन होता है? तो यह एक ब्रांच खंड का प्रमुख होता है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं। जो खंड जिला में जो 4-5 खंड बने थे उसमें से एक खंड किसका होता है? तो आरओ का होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आरओ के अधीन होता है। आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर के अधीन कौन रहेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चौथा पोलिंग ऑफिसर। तो पोलिंग ऑफिसर क्या कहता है? यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधीन होता है और यह एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज कहलाता है। कौन? तो पोलिंग ऑफिसर। चौथा नंबर का पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट है पोलिंग एजेंट। तो पोलिंग एजेंट होता है, यह चुनाव लड़ रहे व्यक्ति के सबसे करीबी होता है, जिसको पोलिंग एजेंट बनाया जाता है। यह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधीन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है कि चुनाव जब समाप्त हो जाता है तो चुनाव समाप्ति के बाद पीओ, मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ और पोलिंग ऑफिसर, ये दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर क्या कहते हैं, ईवीएम को आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को जाकर के सुरक्षा के साथ सौंप देते हैं। क्या करेंगे, पीओ, ये दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, ये दोनों ईवीएम को कहां सौंपेंगे, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास सौंपेंगे। ये रिटर्निंग ऑफिसर, और रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेंगे, डीएम की अनुपस्थिति में, डीएम की अनुपस्थिति में जो ईवीएम होता है उसको सील करके स्टोरेज रूम में रख देते हैं। और उस स्टोरेज रूम में जहां पर क्या है, बहुत सारा ईवीएम रखा हुआ है, उस स्टोरेज रूम को क्या कहते हैं, तो इस स्टोरेज रूम को ही स्ट्रांग रूम कहा जाता है। और जिस दिन मतगणना होती है, मतगणना होने के दिन ही जो पोलिंग, जो आरओ है स्ट्रांग रूम, मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकाला जाता है और मतगणना चालू कर दी जाती है। कहां से, तो स्ट्रांग रूम से। तो इस प्रकार से होती है निर्वाचन का नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से, और एक तो लास्ट पॉइंट है सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट ईवीएम में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसकी तकनीकी समस्या को दूर करने का काम करता है सेक्टर मजिस्ट्रेट एसएम। तो इस प्रकार चीजें हैं चुनाव का नियंत्रण, निर्वाचन का नियंत्रण। इसको आप नोट्स बना लेंगे, मैं अभी साइड में हट जाता हूं, इसको आप वीडियो को रोकेंगे और उसको नोट्स बनाएंगे आप। नंबर 15, इलेक्शन कमीशन में आगे के कंसेप्ट को समझते हैं क्या है। आगे है पंजीकृत पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और जो अलग अलग पार्टियां हैं उसके बारे में बात करना है। तो पहले हम जानते हैं पंजीकृत पार्टी, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पार्टी। रजिस्टर्ड पार्टी तो बहुत सारे हैं, जो कोई भी एक दल बना करके उसको रजिस्टर कर ले और रजिस्टर्ड पार्टी पंजीकृत पार्टी कराती है। लेकिन सवाल ये है कि पंजीकृत पार्टी को अगर क्षेत्रीय दल बनना है, क्षेत्रीय पार्टी बनना है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए। तो उसमें से पहला शर्त ये कहता है कि आपको याद रखना है कि विधानसभा में वोट कितने लाने हैं, तो 8%, 8% आपको वोट लाने हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है कि सीट, जब सीट की बात होगी कि कोई एक स्टेट है वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो वहां पर कितनी % सीटें लानी है, जिसको अगर क्षेत्रीय दल बनना है, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो सीट बोले तो 3%, वोट बोले तो 8% वोट, किसकी मैं बात कर रहा हूं, तो विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। और बोला जाए सीट की, तो सीट चाहिए आपको 3%, किसी एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 3% सीट होनी चाहिए। किसमें, तो विधानसभा के चुनाव में बात कर रहा हूं। अगर बात करें दोनों विधानसभा और लोकसभा, दोनों, सॉरी, विधानसभा और वोट दोनों की बात करें, तो बोथ में क्या कंडीशन होता है कि बोथ में होता है आपका 6% क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए। 8 की जगह क्या हो गया 6%, और आप 2% सीट लेकर के आइए। ये मैंने आपको 3 कंडीशन क्या बताए हैं। विधानसभा में अगर मैंने बताया क्षेत्रीय दल आपको बनना है पंजीकृत पार्टी से, अगर आपको क्षेत्रीय दल बनना है, मतलब कि 3 कंडीशन बताए आपको कि आपको वोट 8% लाना है विधानसभा में, और सीट
3% कुल सीट का 3% लाना है। और अगर वोट की बात करें तो 6% वोट सीट और 2% सीट होनी चाहिए। वोट 6%, इसको मैं लिख देता हूं अलग से, वोट 6% और सीट 2% होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि मैंने आपको क्षेत्रीय दल बनने के लिए जो ये तीनों कंडीशन बताए हैं, क्या ये तीनों होने चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर लेते हैं तो आप क्षेत्रीय पार्टी बन जाएंगे, आपको क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी, या आप वोट ले आए 6% या फिर सीट ले आए 3%, या अगर ये दोनों से नहीं हुआ, अगर 6% आपका वोट आ गया और 2% सीट आ गया कुल विधानसभा का, तो भी आप बन सकते हैं क्षेत्रीय पार्टी। कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करने चाहिए वहां पर क्षेत्रीय। तो हमने यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी समझ लिया कि क्षेत्रीय पार्टी हम कैसे बन सकते हैं। आगे पढ़ना है हमको राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? अगर आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आपको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये थोड़ा टफ चीजें हैं। तो पहला है कि सीट कितना होना चाहिए। तो देखो, एक तो इसमें बहुत इजी कंसेप्ट है, उसको पहले आप याद रखना है कि अगर आप 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन जाते हैं तो वहां पर आप अपने आप ही राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएंगे और आप राष्ट्रीय पार्टी बना दिए जाओगे। 4 राज्यों में क्या होना चाहिए? तो क्षेत्रीय पार्टी घोषित होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको याद हो गया, वही है। एक दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें पहले क्या कहता है कि आपको सीट जो है लोकसभा का 2% लाना है। लोकसभा में आपको 2% सीट लाना है। ये तो कोई भी क्षेत्रीय दल ला लेंगे 2% सीट, लेकिन यहां पर मुश्किल ये होता है कि आपको 4 राज्यों में होना चाहिए ऐसा। अगर 4 राज्यों में है तो आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। दूसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन कहता है कि वोट की यहां पर बात कर रहा हूं। वहां पर सीट की बात किया था, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वोट की। तो वोट जो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वो कितनी होनी चाहिए? तो 6% होनी चाहिए। 6% वोट यदि आप लोकसभा चुनाव में या तो आप लोकसभा में या राज्यसभा में लाने में समर्थ हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। क्या केवल 6% वोट ला देंगे कहीं से भी तो क्या आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर एक टफ चीज ये बना देती है इसको कि ये 4 राज्यों में ऐसा होना चाहिए। आपके 4 राज्यों में 6% वोट आने चाहिए। मैं तब की बात कर रहा हूं, तब आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनने के फायदे क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी अगर आप बन जाते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या फायदा मिलता है कि आपको सरकारी आवास दे दिया जाता है और सरकारी सुरक्षा दे दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। सरकारी आवास दे दिया जाता है और सरकारी सुरक्षा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आगे जानते हैं कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी तो 7 है। वो बदल भी सकते हैं, वो हमेशा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हमेशा 7 ही बने रहेंगे। कभी 8 हो जाएंगे, कभी 9 हो जाएंगे, कभी घट भी सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और यहां पर मैंने आपको ये चीज नहीं बताया, जैसे कि क्षेत्रीय दल है, आप पंजीकृत पार्टी थे, आप कुछ समय बाद चुनाव में कोई एक कंडीशन फुलफिल करके क्षेत्रीय दल बन गए, 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ, उसमें आप ये तीनों कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाए, तब क्या आप क्षेत्रीय दल बने रहेंगे या आप पंजीकृत पार्टी बना दिया जाएगा फिर से आपको? तो यहां पर क्या होता है, आपको क्षेत्रीय दल से हटा दिया जाता है अगर आप नहीं ला पाए। मैं तब की बात कर रहा हूं। तो ये आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन से हैं। अभी टोटल 7 राष्ट्रीय पार्टी है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। आपने कांग्रेस सुना होगा जिसके संस्थापक हुए ए ओ ह्यूम,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा जिसको बोलते हैं, इसके संस्थापक क्यों M.N. राय संस्थापक। और आप ये भी सुना होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये नहीं जानते हो आप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके संस्थापक थे P.A. डांगे। फिर ये आप जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी, जो अभी की वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनके संस्थापक कौन है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपने ये भी सुना होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिनके संस्थापक कौन है शरद पवार जी हैं। बहुजन समाज पार्टी सपा, इनके संस्थापक थे काशीराम जी इनके संस्थापक थे। आगे बढ़ते लास्ट पॉइंट में आते तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, टीएमसी के संस्थापक, ये आपने सुना होगा न्यूज के माध्यम से आप जानते होंगे, टीएमसी के संस्थापक जो है वर्तमान में ममता बनर्जी जी हैं। तो इस प्रकार से कुछ राष्ट्रीय पार्टी है, उनके संस्थापक को आप याद कर लीजिएगा क्या कौन से संस्थापक। तो इस प्रकार से हमने आज क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए ये हमने आज जाना और सीखा। तो आगे की चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप इसको नोट्स बना लेंगे, मैं साइड हट जाता हूं, इसको नोट्स बना लेंगे रोक करके। दल बदल, तो दल बदल निरोध जो कानून है इसको हमें अभी समझना है कि पूरी तरीके से कब दल बदल लगता है कब दल बदल नहीं लगता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दल बदल कानून को क्यों लाया गया। इसका कारण ये है कि पहले क्या होती थी, जो पार्टी हार जाती थी वो क्या करती थी, पैसा दे देती थी और विधायक को अपने तरफ ले आती थी, और विधायक जो होते थे पैसे के लालच में दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। जीतने के बाद भी वो पार्टी दूसरा पार्टी ज्वाइन हो जाती थी। तो उसको देख करके राजीव गांधी ने, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने क्या किया, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत प्रधानमंत्री ने संशोधन करके क्या किया, दल बदल कानून लाया। और इस दल बदल कानून को कितने अनुसूची में रखा गया, तो 10वें अनुसूची में रखा गया। आगे बढ़ते एक नोट है कि दल बदल कानून को कौन लगाते हैं, तो इसको दल बदल कानून निर्वाचित आयोग की सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाने का काम करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति पर दल बदल कानून लगता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यह दल बदल निरोध कानून। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। आगे है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति पर दल बदल कानून लगेगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन से कंडीशन है जब दल बदल कानून लग जाएगा व्यक्ति पर। हमने तो ये जान लिया कि दल बदल अगर लग गया किसी व्यक्ति पर तो उसको उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आइए जानते हैं एक पॉइंट। तो पहला क्या आता है कि यदि आप पार्टी चेंज कर लेते हैं, जीतने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, हार जाते तो कोई मतलब है नहीं, पर जीतने के बाद अगर आप जिस पार्टी से लड़ रहे थे और आपने चुनाव को जीत लिया, तो जीतने के बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप पार्टी ज्वाइन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उस समय आपको दल बदल का कानून लग जाएगा। और दूसरा कहता है वोट में एब्सेंट रहने पर, वोट करते समय अगर एब्सेंट है तो दल बदल कानून लग जाएगा। और तीसरा कहता है यदि आप वोट विपरीत करते हैं, अपनी पार्टी को हटा करके दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, तब आप में दल बदल कानून लगेगा। और चौथा कंडीशन कहता है निर्दलीय, यदि अदर पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसमें भी दल बदल कानून लग जाएगा। तो ये थे हमारे जब दल बदल कानून लगते हैं उसके कंडीशन थे। ये चारों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं कि कब दल बदल कानून, किन परिस्थितियों में दल बदल नहीं लगता है।
तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहला नंबर कहता है जब गठबंधन हो जाए। यहाँ पर हम बहुत सारे देखें कि जब बहुमत नहीं होती है तो पार्टी क्या कर लेती है, गठबंधन कर लेती है और वहां से सरकार बना लेती है। लेकिन क्या वहां पर दल-बदल लगता है? नहीं लगता है। तो है यहाँ पर यही बताया गया, गठबंधन में दल-बदल नहीं लगेगा। और यदि दूसरा कहता है यदि आप 2/3 सदस्य अगर आपकी पार्टी छोड़ दे, चुनाव जीतने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ दे तब दल-बदल नहीं लगेगा। और तीसरा कहता है, तीसरा है अगर आप वोट गलती करते हैं, वोट आप गलत देते हैं, लेकिन यदि अगर आपको पार्टी 15 दिन के अंदर आपको माफ कर देती है तो उस कंडीशन में भी दल बदल नहीं लगेगा। और चौथा कंडीशन समझते हैं कि चौथा क्या था, कि चौथा कहता है अगर पार्टी अगर आपको बाहर निकाल देती है तो उस समय दल बदल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये 4 कंडीशन थे जब इन परिस्थिति में दल बदल नहीं लगता है। तो आगे बढ़ते, लास्ट टॉपिक जो है हमारा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो था भाग नंबर 15 में, जो कि बड़ा टॉपिक है। तो उसको आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम समाप्त कर देंगे, भाग नंबर 15 इलेक्शन कमीशन। इसमें लास्ट अपना ईवीएम पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण कब किया गया? तो ये 1982 में किया गया। कब? तो केरल के उपचुनाव में किया गया पहला प्रायोगिक परीक्षण। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते, दूसरा पॉइंट कहता है इसको व्यापक रूप से कब प्रयोग किया गया? तो 1998 में विधानसभा के चुनाव में, जो कि राजस्थान में विधान चुनाव थी, उस समय किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसको जब देखा गया कि ये सही तरीके से काम कर रहा है ईवीएम, तो इसको 2004 में पूरे देश में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो ईवीएम का प्रयोग किया गया। पहली बार कब? तो 2004 के लोकसभा के चुनाव में किया गया। आगे है 2013 में, इस पर अपडेट होते रहते हैं। तो 2013 में क्या हुआ कि नोटा बटन का उपयोग करने लगे, नोटा नन ऑफ दी एबव, जो कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। ये है 2013 नोटा। उसके बाद नोटा के बाद इसमें वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाने लगा आगे समय में। वीवीपैट क्या होता था कि जब हम ईवीएम में वोट करके आते थे तो पता नहीं चलता था कि हम किसको वोट दिए, तो वीवीपैट लगा दिया गया। इसमें क्या होता है कि आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक दिखाता है कि आपने किसको वोट किया है, तो वहां पर एक पर्ची के तौर पर बता दिया जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने किसको वोट दिया। तो वो है वीवीपैट। एक अलग से मशीन जोड़ दिया गया था वीवीपैट के रूप में। तो इस प्रकार से आज हमारा जो है भाग नंबर 15 इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया और समझ लिया और सीख लिया। और आप इसको अभी मैं साइड हट जाता हूं, इसको आप नोट्स कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे रोक करके वीडियो को, और इसको आप याद कर लेंगे चीजों को। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया टोटल 22 भाग है, इसमें से 15 भाग मैंने अभी तक पूरे कंप्लीट कर दिया और आगे के भाग को हम आगे पढ़ेंगे। जो ज्यादा छोटे छोटे भाग हैं सभी जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मेन तो था भाग नंबर 5 और 6 जो कि बहुत बड़े थे, उसी में ज्यादा समय लगता है और सबसे ज्यादा आर्टिकल थे, और अभी हमने भाग नंबर 15 को कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से आप नोट्स बना के रिवीजन करते रहिएगा और चीजों को याद कर लेंगे। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आगे के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।